हेलो गाइस। आज हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, जीवधारियों के वर्गीकरण को देखेंगे। जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी जीव हैं, उन्हें कितने कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, उन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जितने भी जीव हैं उन्हें क्लासिफाइड करना ज़रूरी है। सिर्फ जीव को ही नहीं, कोई भी चीज़ हो। बोलने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डिवाइड नहीं करेंगे तो उसे हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आप जैसे यहाँ पे आपको बोला जाए कि जितने भी होनहार लोग हैं उन्हें एक मंच पे बुलाया जाए। होनहार लोग मतलब कि सपोज मान लीजिए जितने भी प्लेयर हैं, तो जितने भी प्लेयर हैं उन्हें बुलाया जाएगा, वो भी तो होनहार है अपने आप में। जितने भी कोई आर्टिस्ट हैं उन्हें बुलाया जाए, जिन्हें सिंगर हैं उन्हें बुलाया जाए, जो डांसर हैं उन्हें बुलाया जाए, सारे लोग एक मंच पे आ जाएंगे। लेकिन यदि ये बोला जाए कि सिर्फ डांसर को बुलाया जाए, तो जो डांसर है, जो अच्छे से नाच सकते हैं उन्हें डांसर कहा जाएगा। तो इन्हें क्या गया, कैटेगराइज किया गया है। तो यदि बुलाया जाए जो सिर्फ डांसर है उन्हीं को बुलाया जाए तो सिर्फ कुछ लोग ही वहाँ पे आएंगे। तो इन्हें क्या किया गया है, इन्हें कैटेगराइज किया गया है, इन्हें वर्गीकरण किया गया है इनका कि जो डांसर है वो इसमें आएंगे, जो सिंगर है वो इसमें आएंगे, जो अच्छा गा सकते हैं, जो प्लेयर है जो अच्छा खेलते हैं वो इसमें आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है। यदि सपोज दैट आपको बोला जाए सब्जी लाने के लिए और आप लेकर के आते हैं सेब, क्या ऐसा सब्जी बनेगा आपको? तो यहाँ पर भी क्या क्या फल को कैटेगराइज किया गया है कि फल में क्या क्या आएगा, सब्जी में क्या क्या आएगा, उस चीज़ को कैटेगराइज किया गया है। तब जा कर के हमें सुविधा होती है किसी चीज़ को बोलने में, किसी चीज़ को समझने में। तो किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन क्या है? एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ इस दुनिया का वो क्या है, नाउन है, चाहे वो दिखाई पड़ता हो या नहीं दिखाई पड़ता हो। लेकिन क्या सारी चीज़ें एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। इसीलिए इसे भी क्लासिफाइड किया गया है 5 टाइप्स में। ठीक है, यदि आप ट्रेडिशनल मेथड में देखोगे तो ये 5 टाइप्स के, यदि आज के मेथड में तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल, एक होते हैं अनकाउंटेबल। तो इसे इसलिए कैटेगराइज किया गया है ताकि हम इजली आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें प्रॉपर कौन सा है, इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें कलेक्टिव कौन सा है। ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने, किसी भी चीज़ को उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं तो उसे क्लासीफाइड करना ज़रूरी होता है। ओके, तो इसी तरीके से जितने भी जीवधारी हैं वो एक जैसे नहीं हैं, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन। देखिए, जब भी जीव का बात आता है, तो जब भी जीव विज्ञान का बात आता होता है तो सबसे पहला जो नाम आता है साइंटिस्ट का वो आता है अरस्तु का, एरिस्टोटल का। ठीक है, ये जो एरिस्टोटल है, इन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। एक है आपका जंतु विज्ञान और दूसरा है आपका जीव विज्ञान। तो जब भी जीव विज्ञान का नाम आता है, जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी कहा जाता है जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान के बारे में किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। इसके बारे में एक समृद्ध जानकारी सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, इसीलिए जीव विज्ञान का जो फादर है उसे कहा जाता है अरस्तु को। इसके साथ साथ जंतु विज्ञान, जूलॉजी जिसे कहा जाता है, जूलॉजी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो जंतु विज्ञान में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब जीव विज्ञान का बात आता है तो इस पे हम लोग एनिमल्स को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, जितने भी क्रिएचर हैं, उन सारे के बारे में पढ़ते हैं। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, जंतु विज्ञान में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। क्या इस पर क्लियर हो गया जीव विज्ञान में? नहीं, अभी भी क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है। तो अरस्तु ने 2 समूह में बांटा था। ठीक है, एक तो जीव समूह, एक आपका क्या जीव समूह, और दूसरा जंतु समूह, जंतु समूह के बारे में बांटा था उन्होंने। तो यदि पूछा जाए कि अरस्तु ने कितने भागों में जीवधारियों को वर्गीकरण किया था, तो 2 भागों में, एक जीव समूह और दूसरा जंतु समूह। यहाँ पे देख के क्लियर समझ में ये आता है कि जो जंतु समूह है वो एकदम क्लियर
यहाँ पे क्लासिफाइड है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए कि इसमें हमको एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है जीव समूह में, क्लियर नहीं है कि जीव समूह में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें प्लांट को पढ़ना है, फंगस को पढ़ना है, बहुत सारे चीज़ें और सारे जितने भी चीज़ बच गए हैं एनिमल्स को छोड़ करके उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये क्लासिफाइड नहीं है, ये क्लासिफाइड सही से नहीं है। इसीलिए इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको कई प्रकार में बांटने का कोशिश किया, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ को प्रॉपर ढंग से क्लासिफाइड किया जा सके और उनके बारे में सही से स्टडी किया जा सके, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या था? एरिस्टोटल सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में उन्होंने ही बताया था। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी और जूलॉजी का जो फादर है वो किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल कहा जाता है। एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया था 2 भागों में, एक जीव समूह और दूसरा जंतु समूह, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। एरिस्टोटल के बाद आया लिनियस। लिनियस इसने भी क्या किया? इसने भी क्लासिफाइड करने का कोशिश किया और पहला इसने दिया प्लांट किंगडम, पादप जगत। दूसरा इसने दिया एनिमल किंगडम, जिसके बारे में एरिस्टोटल ने भी बताया था। किंगडम, इस चीज़ को जो क्लियर किया था, इस चीज़ को क्लियर एरिस्टोटल भी कर चुका था, ठीक है। ये क्या है? जंतु जगत। अब देखो आप यहाँ पे कि लिनियस का एरिस्टोटल से डिफरेंस क्या है। लिनियस, एरिस्टोटल ने यहाँ पे कहा था जंतु समूह कहा था, जीव समूह कहा था। तो जीव समूह में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो लिनियस ने क्या किया कि उस जीव समूह में से सिर्फ और सिर्फ पादप को निकाल दिया, बाकी छोड़ दिया। तो जीव समूह में सिर्फ और सिर्फ पादप तो नहीं हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं। पादप के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं उसमें? पादप के अलावा उसमें फंगस हो सकते हैं, उसमें और भी जितने भी जीव जगत के होते हैं उसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इसने डाल दिया। इसका मतलब ये है कि इसका भी क्लासिफिकेशन अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये जो जीव समूह है इसे भी और क्लासिफाइड किया जाएगा। देखिए लिनियस में एक खास बात क्या है कि लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इसे। टैक्सोनॉमी कहा, टैक्सोनॉमी मीन्स क्या होगा? टैक्सोनॉमी कहा था आपका ये जो क्लासिफिकेशन है, इसी का ये सिनोनिम से इसका भी मतलब वर्गीकरण ही होता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है किसको? लिनियस को कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बने हैं एग्जाम में कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो लिनियस ने भी 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया था, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। ये सब चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कितने कितने पार्ट में किसने किसने किया था। ओके, आगे देखते हैं कि क्या आगे कोई और साइंटिस्ट आया और इस जीव समूह को सही तरीके से क्लासिफाइड किया? तो हाँ किया। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था वेटेकर, ठीक है, उसको देखते हैं। लिनियस के बाद एक साइंटिस्ट आया वेटेकर। और इसने ही फाइनल क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। वेटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को दिया। 5 क्लासिफिकेशन को दिया इसने, ठीक है। किसने दिया था 5 क्लासिफिकेशन को? तो वेटेकर ने दिया था। यहाँ से पूछता है कि 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने दिया था? ऑर्गेनिज्म किसने दिया था? तो ये दिया है वेटेकर ने 1969 में दिया था। इन्होंने बताया था कि जीवधारी को 5 भागों में इन्होंने बांटा था। पहला था आपका मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था आपका फंजाई, जिसे कवक कहा जाएगा, कवक।
एंड देन आपका फोर्थ था आपका प्लांटी, पादप जगत, तो पादप जगत। और पांचवा है आपका जंतु जगत, मतलब कि एनिमल। तो इस दोनों के बारे में लिनियस बता चुका था। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर, देखिए आप यहाँ पे किस एनिमल मतलब जंतु, एनिमल मतलब क्या, जंतु। और जंतु, ये जंतु और ये सारे चीज़ों को जीव, ये जंतु समूह, ये सारे जीव समूह, ये दिया था कौन, ये दिया था आपका सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था। फिर आया आपका लिनियस ने आपका प्लांटी और आपका एनिमल मतलब पादप जगत और एनिमल जगत के बारे में उन्होंने बता चुका था, ठीक है। अब आया पर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेटेकर ने इसे क्लियर किया कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई भी इसमें इंक्लूड है, जो लिनियस ने दिया था उसमें। तो ये है आपका 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दिया था वेटेकर ने 1969 में इसने दिया था। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटी क्या है और एनिमल क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ओके। अब हम लोग इन 5 जो क्लासिफिकेशंस हुए हैं ऑर्गेनिज्म के, जीवधारियों के, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्हें थोड़ा थोड़ा कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो किस बेस पे करेंगे, पहला आपका होगा कोशिका के बेस पे करेंगे, ठीक है। पहले किस बेस पे करेंगे, पहले करेंगे कोशिका के बेस पे। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम लोग पढ़े थे क्या, प्रोकैरियोटिक, एक पढ़े थे हम लोग प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा पढ़े थे हम लोग यूकैरियोटिक, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है, ये यूकैरियोटिक क्या है, इस चीज़ को हम लोग कोशिका विज्ञान में बहुत सही से पढ़ चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जा करके वो वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ओके। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या था, ये अर्ध कोशिका था जो कंप्लीट कोशिका नहीं था, ठीक है। ये कंप्लीट कोशिका नहीं था, ये आपका एक कंप्लीट कोशिका था, संपूर्ण परिपक्व ये कोशिका था। इस पे केंद्रक नहीं होता था, इस पे केंद्रक होता था। तो इस आधार पे देखेंगे कि किस किस में प्रोकैरियोटिक कोशिका है और किस किस में यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। इन दोनों में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। उन सारे चीज़ों को यदि आपको क्लियर करना है तो आप कोशिका विज्ञान को देख लीजिए, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोनेरा होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है। पहला आपका जो कोशिका के बेस पे जो कंपैरिजन होगा प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अब प्रोटिस्टा का बात करने जाएंगे तो प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। यदि फंजाई का बात करना जाएंगे तो फंजाई आपका क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्लांटी में आपका यूकैरियोटिक होता है और आपका एनिमल भी आपका यूकैरियोटिक होता है, ओके। अब हम लोग कोशिका के कंपैरिजन, कोशिका के आधार पर देख लिए कि इन 5 में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या क्या इन चीज़ों में कॉमन है और क्या क्या कॉमन नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है, बाकी ये सारे आपका यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति। देखिए कोई भी कोशिका होता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है ना, बाहरी आवरण, उसको कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग कोशिका विज्ञान में पढ़े हैं। कोशिका भित्ति क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, कहते हैं हम लोग जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये आपका बाहरी आवरण होता है कोशिका का और ये काफ़ी हार्ड होता है। यही जो सेल वॉल है ये आपका प्लांट में होता है, प्लांट वगैरह में होता है, ठीक है। लेकिन यदि एनिमल का बात किया जाए तो उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, जिस वजह से जो एनिमल्स में जितने भी आ गए, जितने भी जंतु में आ गए, ठीक है, उनका जो शरीर होता है वो थोड़ा दबता है, लेकिन जो प्लांट होता है वो दबता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सेल वॉल कठोर होता है, ठीक है। और जो सेल वॉल होता है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का बना होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें आपका जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें सेलुलोज का बना होता है। कुछ चीज़ें आपका प्रोटीन में, जैसे अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है,
तो अमीनो का भी उसमें कुछ साझेदारी रहता है, और वो आपका पॉलीसैकेराइड्स का भी बना हुआ होता है। ये सारे चीज़ कोशिका विज्ञान की वीडियो में क्लियर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें सेल वॉल होता है या नहीं होता है। तो इस पर सेल वॉल क्या होता है, कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होता है, इस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है। मोनेरा में क्या बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, इसमें जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, आपका जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, ये प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। ओके, तो कुछ में सेल वॉल होते हैं और कुछ में सेल वॉल नहीं होते हैं। ओके, तो इस पे क्या है, कुछ में होते हैं और कुछ में सेल वॉल नहीं होते। आगे देखते हैं। और इसका जो सेल वॉल है ये आपका बना होता है अमीनो एसिड या फिर ये पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, ठीक। आगे देखते हैं अब प्रोटिस्टा के बारे में कि क्या प्रोटिस्टा में सेल वॉल होता है। तो हाँ, इसमें होता है, कुछ में नहीं होता है सेल वॉल। ओके, यदि आप फंजाई का बात करना चाहेंगे, कवक का बात करना चाहेंगे, ठीक है, तो कवक में क्या होता है, कवक में भी सेल वॉल होता है। ओके, मशरूम वगैरह कवक में आ जाता है तो उसमें सेल वॉल होता है। और इस पे जो सेल वॉल होता है ये आपका काइटिन का बना होता है। ये बड़ा पूछा जाता है, ये आपका काइटिन का बना हुआ होता है। ये काइटिन काफ़ी एक हार्ड सब्सटेंस है, काफ़ी कठोर चीज़ है ये, और उस चीज़ का ही ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि फंजाई में आपका सेल वॉल होता है, कवक में होता है, हाँ, तो कवक में सेल वॉल होता है, और कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है जो काफ़ी हार्ड होता है। हम लोग प्रोटिस्टा में नहीं देखेंगे, प्रोटिस्टा में जो है इसमें कुछ सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। बाकी आपका कुछ अमीनो एसिड और आपका पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। तो ये चीज़ें, इसमें क्या है, इसमें भी अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। आगे देखते हैं प्लांट। तो प्लांट में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी कोशिका विज्ञान में कि इसमें कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, ओके, और ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। जबकि एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में आपका कोशिका झिल्ली होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो ये दो चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, एक आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बेस पे और दूसरा आपका सेल वॉल के बेस पे हम लोग देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग आपका कोशिका के ही आधार पे। यहाँ पे कोशिका में देखिए दो टाइप्स का, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। उसमें क्या था कि उसकी जो संरचना है यदि वो कंप्लीट है तो वो आपका यूकैरियोटिक होता है, यदि अर्ध है, पूरा बना हुआ नहीं, पूरी तरह से विकसित कोशिका नहीं है, उसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता था। वो था उसकी संरचना के बेस्ट पे कि वो कंप्लीट बना हुआ है या नहीं है, ठीक है। एक होता है कि जो कोशिका है वो कितने टाइप के कोशिकाओं से मिलकर के वो जो भी जीव बना हुआ है। यदि एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो एक कोशिका, यदि दो या दो से ज़्यादा बना हुआ है तो बहुकोशिका। तो इस आधार पर भी कोशिका दो टाइप्स के होते हैं, एक कोशिका जीव और बहुकोशिका जीव। यदि कोई जीव एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो वो एक कोशिका जीव है, और यदि एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, तो क्या होता है, बहुकोशिका जीव होता है, ठीक है। किसी भी प्राणी का जो भी जीव है वो क्या कोशिका का ही संरचना है, पूरी कोशिका से मिलकर ही उसका ढांचा बना हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। तो किसी का भी शरीर है, कोई भी शरीर है, किसी का भी शरीर है, वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। तो किसी का शरीर एक टाइप की कोशिका से ही पूरा बना हुआ है, किसी का शरीर दो या दो से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उस आधार पर एक कोशिका बहुकोशिका होते हैं, ठीक है। जो एक कोशिका होता है उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर, जो बहुकोशिका होता है उसे कहा जाता है मल्टीसेलुलर। तो जो मोनेरा है ये आपका यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, मतलब एक कोशिका होता है। जो प्रोटिस्टा होता है वो भी आपका एक कोशिका होता है, यूनिसेलुलर होता है, ओके। जो आपका कवक होता है वो आपका मल्टीसेलुलर होता है, वो आपका मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय होता है। जो आपका पादप होता है ये भी आपका मल्टीसेलुलर होता है, ओके। जो एनिमल्स होता है ये भी आपका मल्टीसेलुलर होता है, मतलब ये बहुकोशिकीय होता है, ओके। तो हम लोग इस आधार पर भी देख लिए।
अब देखते हैं आगे कि इस पे कौन कौन सा जंतु आता है या फिर कौन कौन सा जीव आता है। तो जो मोनेरा में होता है उसमें आपका बैक्टीरिया मतलब जीवाणु वगैरह होता है, ठीक है, जीवाणु होता है, आपका नीलहरित शैवाल होता है, नीलहरित शैवाल होता है, नीलहरित शैवाल वगैरह होता है, ओके। जबकि आपका प्रोटिस्टा का बात किया जाए, ठीक है, नीलहरित शैवाल होता है, ये आपका इसका है, ओके। प्रोटिस्टा का बात किया जाए तो इसमें आपका जो होता है, इसमें आपका अमीबा होता है, अमीबा, अमीबा, ओके। देखिए इस पे एक जो आपका जो प्रोटोजोआ है वो भी प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है, ओके, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। आप इसमें एक येगलिना नाम का एक जंतु है, येगलिना नाम का एक है, ठीक है। ये एक ऐसा जंतु है जो आपका पादप और एनिमल के बीच में आता है, पादप जगत और जंतु जगत के बीच में आने वाला ये जीव है येगलिना। ये क्या होता है कि ये आपका परपोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है। परपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरों पे आश्रित रहता है, और स्वपोषी वो जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो येगलिना एक ऐसा जीव है ना जो दोनों काम करता है। यदि इसको प्रकाश मिलेगा तो ये अपना भोजन खुद बनाएगा, यदि प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये दूसरों पे आश्रित हो जाता है। तो येगलिना याद रखिएगा कि ये दो प्रकार का जीवन को प्रदर्शित करता है, एक आपका स्वपोषी, एक परपोषी। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, येगलिना, ओके। ये वर्ड पूछा हुआ है कि येगलिना जो है आपका जो दोनों टाइप्स का जो जीवन है प्रस्तुत कौन करता है, स्वपोषी और परपोषी, ये आपका येगलिना होता है, ओके। तो ये आपका प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे फंगी का एग्जाम्पल, ठीक है, फंजाई का एग्जाम्पल। तो कवक में क्या हो जाएगा, मशरूम। तो इसमें आप लोग ले सकते हैं मशरूम एग्जाम्पल, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हो जाएगा आपका मशरूम, मशरूम, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे यदि आप प्लांट का बात करना चाहेंगे तो प्लांट में तो आपका बहुत सारी चीज़ें आ गया है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को। ये काफ़ी इसमें चीज़ें पढ़ने लायक है प्लांट किंगडम में, इसको हम लोग बहुत सही से पढ़ेंगे। और एनिमल्स में जितने भी जंतु आ गए वो होते हैं, ये हो गए। देखिए आप परपोषी या स्वपोषी का बात आया तो इस आधार पे भी इनको बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखते हैं कि क्या मोनेरा एक आपका परपोषी है या स्वपोषी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट, जो आपका स्वपोषी होता है, जो आपका स्वपोषी होता है उसे कहा होता है ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जो आपका परपोषी होता है उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स, उसे कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स उसे कहा जाता है, ओके। तो इस आधार से भी देखते हैं तो जो मोनेरा होता है ये आपका ऑटोट्रॉप्स भी होता है और आपका हेटरोट्रॉप्स भी होता है। जो प्रोटिस्टा होता है ये भी आपका ऑटोट्रॉप्स होता है और हेटरोट्रॉप्स होता है। ये तो देख ही लिए इसमें एक एग्जांपल येगलिना। येगलिना क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है, जो आपका स्वपोषी भी है और परपोषी भी है, ओके। जो अपना भोजन खुद भी बनाता है और दूसरों पे भी आश्रित रहता है। यदि इसे प्रकाश मिल जाए तो ये अपना भोजन खुद बनाएगा, और यदि नहीं मिले तो ये दूसरों पे आश्रित हो जाता है। यदि आप कवक का बात करना चाहेंगे तो ये आपका हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है। ये क्या, परपोषी, दूसरों पे आश्रित रहता है, ठीक है। यदि प्लांट का बात करना चाहेंगे तो ये आपका पता ही, हम लोग इसको शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि ये आपका ऑटोट्रॉप्स है, मतलब कि स्वपोषी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो पादप होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो ये आपका क्या है, स्वपोषी है। और एनिमल्स तो पता ही ये आपका हेटरोट्रॉप्स है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये परपोषी होता है, दूसरों पे ये आश्रित रहता है। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन था, जितने भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीवधारी हैं उनकी ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे और फिर उससे आगे फिर हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। यहाँ तक ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम सही से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि जो जीवधारी का वर्गीकरण है वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही बताया था, ठीक है। जीव विज्ञान के बारे में भी उसने ही बताया था। तो उन्होंने दो भागों में बांटा, एक जीव समूह, एक जंतु समूह, ठीक है। और इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे कहा जाता था, एरिस्टोटल को कहा गया। उस बाद लिनियस आया, लिनियस ने भी दो चीज़ दिए, दो भागों में बांटा, एक आपका प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, ठीक है। इसीलिए
जो आपका लिनियस है उसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उसके बाद आया आपका व्हिटेकर और उसने ही 5 क्लासिफिकेशंस दिए इस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो ये 5 के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।